तो हम लोगों ने अरेस्टिंग के संबंध में बातचीत की थी। अब आदेशिकाओं के संबंध में बात होनी है। न्यायालय को विभिन्न व्यक्तियों को अपने समक्ष बुलाने की जरूरत ये पड़ेगी। अब बुलाने के लिए न्यायालय के पास और कोई तरीका होगा ही नहीं सिवाय इसके कि आदेशिकाएं जारी की जाए। और इन आदेशिकाओं को हम कई नामों से जानते हैं। सम्मन, वारंट, 82 की उद्घोषणा और 83 के अंतर्गत आदेशित व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। सम्मन और वारंट ये आदेशिकाओं के क्रम में पहली आदेशिकाएं, और जो कोई भी कोर्ट जारी करेगा, कोई भी कोर्ट मीनिंग देयर बाय वो कोर्ट जो सीआरपीसी के अंतर्गत कोर्ट माना गया है। सीआरपीसी में हम लोगों ने देखा था कि धारा 6 थी, वो बता रही थी कि कौन कौन से कोर्ट सीआरपीसी के अंतर्गत कोर्ट माने जाएंगे। तो सारे कोर्ट कहने का अर्थ ही यही है कि वे न्यायालय जो सीआरपीसी के अंतर्गत दंड न्यायालय की मान्यता प्राप्त, कोई भी न्यायालय जो सीआरपीसी की शक्ति का उपयोग करेगा, जो सीआरपीसी के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया के मुताबिक अपने समक्ष किसी विचारण को चलाएगा, और सीआरपीसी बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, आप इसकी जगह बीएनएसएस समझेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी आदत परिवर्तित नहीं होने वाली है। तो आज की डेट पर आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये समझेंगे, इसे बार बार बताने की जरूरत नहीं। तो बीएनएसएस इसके अंतर्गत प्रदत्त अधिकारिता जब कभी किसी न्यायालय के द्वारा उपयोग की जाएगी तो वह इन आदेशिकाओं को जारी कर सकेगा जो वरीयता क्रम में प्रथम स्थान सम्मन और वारंट के रूप में रखी गई। और जो पहला शब्द आप देखें तो कहता है न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक सम्मन, यानी 63 जहां से शुरू हो रहा है वह पहला वर्ड जो यूज किया न्यायालय शब्द, न मजिस्ट्रेट न सेशन, कुछ नहीं, न्यायालय शब्द का उपयोग हुआ है। और आपको बार बार कहा गया है कि जब कभी डेफिनेशन क्लास में या किसी अन्य उपबंध में किसी शब्द का अर्थ ये स्पष्ट कर दिया जाएगा तो जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो आप उस शब्द का वही अर्थ लेंगे, बार बार उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यायालय शब्द परिभाषित है। न्यायालय कितने प्रकार के हैं धारा 6 में बता दिया, और वहां यह भी बताया कि उच्च न्यायालय भी दंड न्यायालय है। और आप आगे विभिन्न प्रावधानों को देखेंगे, जब हम लोगों ने न्यायालय की शक्तियों के बारे में पढ़ा था तो भी देखा था उच्च न्यायालय किसी भी मामले का विचारण ये कर सकता था। तो इसका मतलब उच्च न्यायालय भी दंड न्यायालय इस रूप में काम कर सकता है। और उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, मजिस्ट्रेट का न्यायालय ये बार बार लिखे तो इसकी कोई उपयोगिता नजर नहीं आती है। इसके लिए एक शब्द उपयोग कर लिया न्यायालय, क्योंकि कानून जब अधिनियमित किया जाता है तो तीनों सिद्धांत ध्यान में रखे जाते हैं। ठीक है, वो संक्षिप्त होना चाहिए, वो संपूर्ण होना चाहिए और वो समग्र होना चाहिए, उसमें ब्रेविटी, कंप्लीटनेस, ये सारे गुण होने चाहिए। तो संक्षिप्तता के दृष्टिकोण से न्यायालय शब्द का उपयोग कर लिया, बात खत्म। धारा 6 में न्यायालय हम पढ़कर आए, इसका मतलब whenever any court who is exercising the jurisdiction under the BNSS, ठीक है, they may issue the summons to call anybody, ठीक है, for whom they have a need in course of trial, उनके समक्ष विचारण चल रहा है। क्योंकि न्यायालय किसी को आहूत करेगा तो किसी प्रक्रिया, कोई प्रोसीडिंग जो उसके समक्ष
चल रही होगी, उसी के निमित्त उसे किसी को भी आहूत करने की आवश्यकता पड़ेगी, वहां कोई दावत नहीं हो रही। और न्यायालय के समक्ष अधिकतर जो प्रोसीडिंग चलती हैं वे विचारणा है। अधिकतर, हमने ये नहीं कहा न्यायालय के समक्ष केवल विचारण होता है, ये नहीं कहा हमने। न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण ये भी हो सकता है, न्यायालय के समक्ष अपील ये भी हो सकती है, न्यायालय के समक्ष विविध कार्रवाइयां ये भी हो सकती है, जैसे जमानत प्रकीर्ण कार्रवाई है। आपकी संपत्ति ये पुलिस अधिकारी ने अभिग्रहित कर ली है, उसकी रिलीजिंग के लिए आप एप्लीकेशन ये कोर्ट में डालते हैं, तब भी एक कार्रवाई न्यायालय के समक्ष चलती है। और जो विचारणा नहीं है, न्यायालय जांच ये भी करेगा, अन्वेषण नहीं करेगा, ये आपने देखा था। तो न्यायालय के समक्ष अनेकों कार्रवाइयां चल सकती हैं, जिसमें उन्हें लोगों की जरूरत ये हो सकती है। और न्यायालय एक प्राधिकार संपन्न प्राधिकारी का नाम है, तो न्यायालय किसी को बुलाने नहीं जाएगा घर, न्यायालय आदेशिका ही जारी करेगा। और यह न्यायालय की गरिमा के अनुकूल भी है कि दे शुड इश्यू द सम्मन। हम लोग सुबह बात कर रहे थे, न्यायालय राज्य ही है, वो राज्य की ताकत इसी का उपयोग कर रहा है। और जब वो राज्य है तो कम से कम नागरिक इसे आदेशित करने की ताकत उसे होनी चाहिए। लेकिन प्रथमतः किसी को भी इस ढंग से आदेशित नहीं किया जाना चाहिए उपस्थित होने के लिए, जो थोड़ा कठोर मालूम हो। इसलिए प्रथमतः वारंट ये जारी नहीं किया जाता है, जारी नहीं किया जाता है, ये कह रहा हूं, जारी नहीं किया जाएगा ये नहीं कह रहा, यानी जारी किया जा सकता है। अगर किन्हीं कारणों से यह लगता है कि प्रथमतः पहली बार में ही वारंट जारी करना यही ठीक होगा, तो पहली बार में वारंट ये जारी हो जाएगा। हां, सामान्य नियम ये कि पहली बार में वारंट जारी नहीं करेंगे। देखिए, 2 सेक्शन सीआरपीसी में पहले थे 87 और 204। मुख्यतः 2 सेक्शन थे पहले सीआरपीसी में। मुख्यतः कह रहा हूं, सिर्फ 2 ही थे ऐसा नहीं कह रहा, बहुत सारे सेक्शन आएंगे और जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको दिखाते जाएंगे। लेकिन मेनली 2 सेक्शन थे, एक 204, दूसरा 87। और अब जो बीएनएसएस है इसमें 87 संभवतः 90 हो गई है, संभवतः जहां तक हमें याद पड़ रहा है, और 204 227 हो गई है। क्योंकि जहां तक हमने देखा था, जरूरत पड़ती रहती है तो देखते रहते हैं, लेकिन इतना क्लियर याद नहीं रहता क्योंकि अभी बहुत कम समय हुआ है। तो जहां तक 87 90 हो गई है, इतना ही है ना, ठीक है। 204 227 हो गई। मुख्यतः ये प्रोविजन है, मुख्यतः। इसके अलावा भी है, जिस साक्षी इसे आहूत करेगा न्यायालय, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में न्यायालय का ये विश्वास है कि उसके समक्ष विचारित जो लोग हो रहे हैं उनके साथ उसे विचारित होना चाहिए, तो उस व्यक्ति के, ठीक है, उस व्यक्ति को आहूत करने के लिए सम्मन ये भी जारी हो सकता। मतलब there are so many situations in the BNSS in which a court may issue the summon to call a person। लेकिन मुख्यतः 2 ही स्थितियां हैं, एक 204, दूसरा 87। 204 में मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को सम्मन जारी करता है, और 87 ये कहती है, 204 जो अब 227 हो गई और 87 जो अब 90 हो गई।
तो ये दोनों जो सेक्शन है वो मुख्यतः अभियुक्त व्यक्ति को सम्मन, इसके संबंध में बात करते हैं। आप देखिए, ये खूब समझ लीजिए कि न्यायालय का सम्मन और वारंट अभियुक्त के अलावा भी जिसकी भी जरूरत न्यायालय को होगी उसके लिए जारी हो जाएगा, जिसकी भी जरूरत होगी। साक्षी की जरूरत है, साक्षी के लिए जारी हो जाएंगे। जिसकी भी जरूरत है उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आदेशिकाएं जारी हो जाएंगी। लेकिन नॉर्मली जो सम्मन वारंट वहां जारी होते हैं वो अभियुक्त के, ठीक है, विरुद्ध जारी होते हैं, अर्थात अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जारी होते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि केवल अभियुक्त के लिए सम्मन वारंट ये जारी हो सकते हैं। आपसे प्री में खूब पूछा जाता है कि किसी साक्षी के विरुद्ध क्या वारंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जिसकी उपस्थिति होनी चाहिए उसके अगेंस्ट प्रथमतः सम्मन और फिर वारंट। और जब हम 204 को पढ़ते हैं और जब हम 87 को पढ़ते हैं तो एक बात और क्लियर होती है। 204 जो 227 है, 87 जो 90 है। जब हम इन दोनों सेक्शंस को पढ़ते हैं तो एक बात और क्लियर होती है कि जरूरी नहीं है कि पहले सम्मन ही जारी हो, सीधे वारंट यह भी जारी हो सकता है। 204 जो पहले 204 था अब 227 है, उसे देखेंगे तो वो कहता है कि सम्मन उन दशाओं में जबकि व्यक्ति जिस अपराध के लिए विचारित होना है, हमने कहा ना नॉर्मली आदेशिकाएं अभियुक्तों के विरुद्ध जारी होती हैं, अदरवाइज जारी किसी के लिए हो सकती है जिसकी जरूरत न्यायालय को रहे। बात को क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 204 का उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली अक्सर उसी सेक्शन में आदेशिकाएं जारी होती हैं। तो आपको सिर्फ यह बताने के लिए कि प्रथमतः सम्मन बाद में वारंट, यह नियम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है सीधे वारंट जारी हो, यह भी संभव है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम 204 जो अब 227 है उसका उदाहरण दे रहे हैं। वहां क्या कहता है? कहता है कि अगर सम्मन ट्रायल है, आप जानते हैं कि अपराधों को विचारण के पॉइंट ऑफ व्यू से दो भागों में विभाजित किया है, एक सम्मन ट्रायल, दूसरा वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल उन्होंने कहा वे अपराध जिनमें दंड 2 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष या उससे अधिक, मृत्यु या आजीवन कारावास, ये प्रोवाइड है, वो वारंट केस है। और सम्मन केस कौन सा? इसके अलावा जितने मामले हैं वे सम्मन मामले हैं। आगे जब हम विचारण की प्रक्रिया देखेंगे तो देखेंगे हम कि सम्मन मामलों के विचारण की प्रक्रिया संक्षिप्त है और वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया थोड़ी दुरूह, थोड़ी ज्यादा विस्तृत है। कारण यह है कि वारंट मामले में सजा ज्यादा मिलेगी, और जब सजा ज्यादा मिलेगी तो व्यक्ति को बचाव का अवसर यह भी ज्यादा मिलना चाहिए, और जब सजा कम हो तो बचाव का अवसर अगर थोड़ा कम भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मुख्यतः अपराधों को 2 भागों में विभाजित किया, सम्मन केस, वारंट केस। जो 227 है उसे जब आप देखेंगे, जो पहले 204 थी, वो क्या कहती है? कहती अगर व्यक्ति को सम्मन मामले में विचारण के लिए आहूत करना है तो उसके विरुद्ध सम्मन जारी किया जाएगा, और अगर वारंट मामले में विचारणा करना है, वारंट मामले में
विचारण के लिए उसे आहूत करना है तो वारंट जारी किया जाएगा। लेकिन यदि न्यायालय उचित समझे तो वारंट के स्थान पर सम्मन जारी कर सकेगा। यानी न्यायालय की डिस्क्रिशन आ गई, ठीक है। और अगर वो क्या करता है, सम्मन के स्थान पर वारंट या वारंट के स्थान पर सम्मन किया जाए तो कारणों को अभिलिखित करेगा। कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात वो वारंट के स्थान पर सम्मन ये भी जारी कर सकता है। अदरवाइज वारंट केस में सीधे वारंट ये जारी कर सकता है। इसका मतलब ये निकला कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि पहले सम्मन और फिर वारंट। लेकिन ये बात वारंट केस में ठीक लग रही है, ठीक है। सम्मन केस में तो लिख ही रहा है कि पहले सम्मन जारी करेगा, भाई सम्मन केस में तो लिख ही रहा है। तो क्या सम्मन केस में भी प्रथमतः वारंट ये जारी हो सकता है? तो इसके लिए धारा 87 जो पहले थी, अब जो धारा 90 है, वो कहती है कि यदि न्यायालय किसी मामले में सम्मन जारी करने के लिए सशक्त है और सम्मन उसने जारी कर दिया है, यानी सम्मन जारी करने के बाद यह सम्मन जारी करने से पहले, आप पढ़ लें धारा 90 खोलते हैं, देखते हैं क्या कहती है। कहता न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, अभियुक्त की नहीं कर रहा है, जिसमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए सम्मन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है, यदि या तो ऐसा सम्मन जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात, किंतु उसकी हाजिरी के लिए नहीं, इस समय के पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि वह फरार हो गया है, यह सम्मन का पालन नहीं करेगा। यानी आप 90 और 204 इन्हें मिलाकर पढ़ दें, इन्हें मिलाकर पढ़ें, क्योंकि सेक्शन तो दोनों बीएनएसएस के हैं। ऐसा तो है नहीं कि 90 कहीं और लिखा हुआ है और साहब 204 या 227 ये कहीं और लिखा है। दोनों सेक्शन बीएनएसएस के हैं, तो दोनों का कम्युलेटिव इफेक्ट ये आ गया कि अगर अभियुक्त व्यक्ति सम्मन मामले में विचारण हेतु आहूत किया गया है या वो वारंट मामले में विचारण हेतु आहूत किया गया है, तो न्यायालय 87 और 204 या 227 जो आप कहना चाहें, ठीक है, कह ले, इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से न्यायालय को यह शक्ति आ गई कि न्यायालय वारंट मामले में भी चाहे तो प्रथमतः सम्मन इशू करे और सम्मन मामले में भी चाहे तो प्रथमतः वारंट इशू करे, ठीक है ना, ये शक्ति आ गई। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपको कोई ताकत दी गई तो उसका सम्यक प्रयोग होना चाहिए। और जो न्यायालय जैसे प्राधिकारी होते हैं उन्हें वैवेकीय शक्तियां इसीलिए दी जाती हैं क्योंकि उनके बारे में यह माना जाता है कि वे उसका सम्यक प्रयोग करेंगे। अब इतना विश्वास ये न्यायालय पर भी नहीं किया जाता कि बिल्कुल ब्लैंक ताकत उन्हें दे दी जाए। इसलिए आप सेक्शन 90 जो वर्तमान में है, जो पहले 87 था, उसे पढ़ेंगे तो न्यायालय को यह विश्वास है कि वह फरार हो गया है या सम्मन का पालन नहीं करेगा, तो वारंट जारी करने की ताकत है, सम्मन जारी करने से पूर्व भी। तो आपको यह विश्वास क्यों है? ठीक है, यू मस्ट राइट डाउन, ठीक है, जो आपके द ग्राउंड्स ऑफ योर बिलीफ, आपको विश्वास के आधार ये लिखने होंगे। यानी ब्लैंक चेक न्यायालय को भी नहीं दिया,
ब्लैंक चेक नहीं है। सीआरपीसी या बीएनएसएस उस प्रक्रिया को विहित कर रही है। अब देखिए, जो सेक्शन 90 है, 227 जरूर ये कह रही है, ये 204 जो पिछली थी, जो अब 227 है, वो ये जरूर कह रही है कि मजिस्ट्रेट सम्मन मामलों में सम्मन और वारंट मामलों में वारंट आदि आदि। लेकिन 87 न्यायालय की बात कर रही है। इसका मतलब सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये जितने प्रकार के न्यायालय हैं धारा 6 में बताए गए हैं, अगर वे किसी भी दशा में किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए सम्मन जारी करने को सशक्त हैं और उन्हें यह विश्वास है कि सम्मन का पालन नहीं होगा, तो वे सम्मन जारी करने के पूर्व या पश्चात वारंट जारी कर सकेंगे। यानी व्यक्ति की उपस्थिति, जो कुल मिलाकर हमारा कहना है, जो बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि कुल मिलाकर जो बात निकल कर आई है, वो बात 227 और 90 इनके सम्मिलित प्रभाव से ऐसे निकल आई कि चाहे अभियुक्त हो और चाहे कोई अन्य व्यक्ति, अगर बीएनएसएस ने कहीं भी न्यायालय को किसी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेशिका सम्मन के प्रारूप में जारी करने की शक्ति दी गई है, तो न्यायालय उचित दशाओं में, यानी जब वो ये समझे कि संबंधित व्यक्ति जिसकी उपस्थिति के लिए वो सम्मन जारी कर रहा है वो फरार हो गया है या सम्मन का पालन नहीं करेगा, तो वह उसकी उपस्थिति के लिए सीधे वारंट जारी कर सकता है, और या फिर अगर सम्मन का पालन नहीं होता तो वारंट जारी कर सकता है। लेकिन एक चीज तय हो गई, 204 या 227 जो वर्तमान में है उसमें भी देखें तो मजिस्ट्रेट सम्मन प्रथमतः जारी करेगा सम्मन केस में, और वारंट केस में भी अगर वो उचित समझता है तो सम्मन ही जारी करेगा। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी विचार किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप उचित समझते हैं तो वारंट के स्थान पर सम्मन जारी करेंगे। तो अगर आप सम्मन के स्थान पर वारंट केस में वारंट जारी कर रहे हैं, जबकि लिखा यह है कि अगर आप उचित समझते हैं तो सम्मन भी जारी कर सकते हैं, तो आप उचित क्यों नहीं समझ रहे हैं उस केस में सम्मन जारी करना, यह आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कचहरी में देखते हैं कि वारंट ट्रायल में भी जब न्यायालय आहूत करता है तो प्रथमतः वारंट, हमने 25 साल की वकालत में तो देखा नहीं कि सीधे वारंट जारी किया हो, सम्मन ही जारी करते हैं, क्योंकि निर्णय विधि इस पर उपलब्ध है। और निर्णय विधि यह कहती है कि भाई लिखा यह है कि आप वारंट केस में वारंट जारी कर सकते हैं प्रथमतः, लेकिन अगर उचित समझें तो सम्मन भी। अब जिस व्यक्ति को आप बुला रहे हो उसके लिए आपने सम्मन जारी करना उचित क्यों नहीं समझा? भाई ये तो बताइए। ठीक है, 90 ये कहती है कि आप सम्मन जारी करने के पूर्व वारंट जारी कर सकते हैं, 90 भी आपको अनुमति देती है, और 90 मजिस्ट्रेट को ही नहीं सारे न्यायालयों को देती है। लेकिन 90 में भी तो लिखा है कि सम्मन जारी करने से पूर्व वारंट उसी दशा में जारी किया जाए जबकि आपका विश्वास ये हो कि व्यक्ति फरार हो गया है या वो सम्मन का पालन नहीं करेगा। तो आपको ये विश्वास क्यों है, ये तो बताइए। अगर आप यही नहीं बताते कि आपको ये विश्वास क्यों है कि वो फरार हो गया है या सम्मन का पालन नहीं करेगा, तो फिर आपके द्वारा सम्मन जारी करने के पूर्व वारंट का जारी किया जाना
ये विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग ये क्यों ना माना जाए? फिर तो ये विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग माना जाए। इसलिए ये जो निर्णय विधि है जिसमें 227 जो अब है, पहले 204 थी, और जो 90 की शक्ति है, इसको प्रतिबंधित किया है न्यायालय की। और आप कचहरी में देखेंगे कि वहां वारंट, भले ही वारंट केस हो या स्थिति कोई भी हो, प्रथमतः किसी के विरुद्ध भी वारंट जारी नहीं करते। यद्यपि ये कानून नहीं है, कानून यह है कि अगर स्थितियां उचित हैं, स्थितियां उचित है मीनिंग देयर भाई कानून के मुताबिक वारंट जारी करने की पोजीशन है, यानी वो फरार हो गया या विश्वास है संबंध का पालन नहीं करेगा, विश्वास के आधार उपलब्ध है कि संबंध का पालन नहीं करेगा, तो सीधे वारंट ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई रोक नहीं है। और 90 जो वर्तमान है वो तो सीधे कहती न्यायालय जब कभी इस संहिता में सम्मन जारी करने के लिए सशक्त है। और आप देखेंगे जब हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारी स्थितियां मिलेंगी जहां न्यायालय सम्मन जारी करने के लिए सशक्त होगा विभिन्न व्यक्तियों के उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए। जो पुरानी धारा 319 है, अब 319 की कुछ और हो गई होगी। ठीक है, 319 की देखो कौन सी धारा हो गई 319 की, 358। जो पहले 319 थी उसमें लिखा है, जो अब 358 हो गई, कि न्यायालय के समक्ष विचारणा चल रहा है। न्यायालय को लगता है कि जो व्यक्ति उसके समक्ष विचारित हो रहे हैं इनके अलावा भी कोई है जो उसके समक्ष विचारित नहीं हो रहा है अभियुक्त की संस्थिति में, लेकिन जो साक्ष्य मामले में आया है इस साक्ष्य से यह लगता है कि उसे भी विचारित होना चाहिए, तो उसके विरुद्ध विचारण, ठीक है, फेस करने के लिए वो सम्मन जारी कर सकता है। अगर सम्मन जारी कर सकता तो सेक्शन 90 आ जाएगी। सेक्शन 90 क्या कहता? जहां भी कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन सम्मन जारी करने को सशक्त है, तो अगर यह विश्वास करने का कारण है कि जिसके विरुद्ध सम्मन जारी कर रहे हैं वो फरार हो गया है या सम्मन का पालन नहीं करेगा तो वारंट जारी हो जाएगा। यानी सेक्शन 90 और 227 इसे क्लियरली मिलाकर पढ़ें तो अभियुक्त ही नहीं, मजिस्ट्रेट ही नहीं, कोई भी न्यायालय। इसलिए सेक्शन 90 बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहले धारा 87 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति दे रहा है न्यायालय को जो व्यक्तियों को उपस्थित कराने में बड़ी सहयोगी भूमिका इसको निर्वाह करता है। अगर सेक्शन 90 न हो तो आप सम्मन जारी कर दीजिए, वो आएगा ही नहीं। क्या कर लेंगे अब आप? करते रहिए सम्मन जारी, तुम्हारी सुनेगा ही नहीं वो। सम्मन तो सिर्फ सूचना देता है ना, और आपसे अपेक्षा करता है कि आप उस दिनांक पर जो आपको सूचित किया गया है सम्मन के माध्यम से, उस दिनांक को, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो सम्मन में उल्लिखित है, नियत समय पर, यानी न्यायालय के कार्य करने के समय में उसके समक्ष उपस्थित हो। आप नहीं हो रहे तो सम्मन क्या कर लेगा आपका? क्योंकि उसमें कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही आपके विरुद्ध की जाए इसका निर्देश या आदेश होता ही नहीं। और इतने भले आदमी समाज में थोड़े कम हैं तो, लेकिन बहुत कम है। सम्मन का पालन करते जो लोग आपको दिखाई देते हैं वो इसलिए कि 90 है, मत करो पालन। ठीक है, इसके बाद
आपको पकड़ के मंगवा लेंगे। तो अगर 90 न हो तो न्यायालय एक ऐसा शेर होगा जिसके दांत और नाखून होंगे ही नहीं, और कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। मीनिंग देयर बाय शायद कुछ भले लोग आ जाएं, और भले लोग न्यायालय में थोड़े कम ही आते हैं, और वो भी दंड न्यायालय में। दंड न्यायालय में थोड़े कम भले लोग आते हैं। गवाह भी वहां भले नहीं होते, वहां तो गवाह ही नहीं आता, ठीक है। अभियुक्त तो छोड़िए। तो इसलिए सेक्शन 90 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन एक बात तय है कि व्यक्तियों को उपस्थित करने की प्रथमता विधायिका सम्मन जारी करने की अपेक्षा करती है, यह बात तय है। क्योंकि विधायिका विश्वास करती है आपकी अच्छाई में। विधायिका ये मान कर चलती है कि भाई अभियुक्त भी है तो वो आरोपित ही तो है, तय तो नहीं हुआ कि वो दोषी है। और अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हो तो जरूरी तो नहीं वो भागेगा, वो आके ये भी कह सकता कि भाई बताओ कौन सा अपराध हमने किया, बताओ, ठीक है। तो आप सम्मन भेजिए ना प्रथमता। आप ये मानकर क्यों चल रहे हैं कि वो नहीं ही आएगा? हाँ, कुछ दुष्ट हो सकते हैं, उसके लिए हमने आपको ताकत दी कि आप चाहें तो सम्मन के स्थान पर वारंट, उसकी निर्णय विधि में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या ऐसे की कि भाई अपने कारण उल्लिखित करिए कि आपको ऐसा क्यों लगता था कि इस मामले में प्रथमता सम्मन जारी नहीं करना चाहिए, क्यों लगता था ऐसा। और सेक्शन 90 भी अगर यानी 227 में जो मजिस्ट्रेट शक्ति उपयोग कर रहा है उसे छोड़कर अन्य किसी सेक्शन के अंतर्गत व्यक्ति को आहूत करने के लिए सम्मन जारी करने की शक्ति के उपयोग का मामला है तो सेक्शन 90 भी वही अपेक्षा कर रहा है। भाई सेक्शन 90 भी तो वही अपेक्षा कर रहा है कि जहां कहीं भी संहिता के द्वारा किसी न्यायालय को सम्मन जारी करने के लिए सशक्त किया गया है तो वह सम्मन जारी करने से पूर्व वारंट जारी कर सकता है, किंतु उसे यह विश्वास होना चाहिए कि अगर वो सम्मन जारी करेगा तो संबंधित व्यक्ति फरार हो जाएगा या सम्मन का पालन नहीं करेगा, तो शब्दावली तो फिर वैसी ही हो गई। इसलिए आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली जब वहां कोई कार्यवाही चलती है तो पिछले 25 वर्षों में, मेरी स्टैंडिंग 25 साल की है, पिछले 25 सालों में हमने एक भी मामला ऐसा नहीं देखा जिसमें सीधे वारंट जारी किया हो, क्योंकि लोग वहां नौकरी करने आए हैं, वे चक्रों में नहीं पड़ना चाहते। कौन स्पष्टीकरण देता घूमे कि उन्हें विश्वास करने का कारण क्यों उपलब्ध था, वो सीधे सम्मन जारी करते हैं और सम्मन के बाद वारंट जब वो एग्जीक्यूट होकर नहीं आता, ये अलग बात है, लेकिन ताकत नहीं है ये कहना गलत है। और जब आप एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कानून पढ़ते हैं तो आपको सैद्धांतिक जानकारी एकदम ठीक होनी चाहिए, ठीक है, आपको सिद्धांत ठीक ठीक मालूम होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकली सिद्धांत किस प्रकार उपयोग में आ रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन सिद्धांत क्या है इसकी जानकारी एकदम करेक्ट आपको होनी चाहिए। तो न्यायालय को प्रथमतः वारंट जारी करने की ताकत है। एक बात, अच्छा व्यक्ति को बुलाए क्यों? इसलिए एक तो साक्ष्य, इसी पर तो मामले का निर्णय होगा, तो साक्षी साक्ष्य देने आए, इसके लिए बुलावा तो उसे भेजना ही होगा। यानी आदेशिका चाहिए व्यक्तियों को बुलाने के लिए। हम चाहते हैं व्यक्ति विचारण का सामना करे, तो विचारण का सामना करने के लिए उसे बुलाना तो पड़ेगा। यानी आदेशिकाएं टू कॉल ए पर्सन
देयर शुड बी ए अरेंजमेंट ऑफ दैट प्रोसेस, ठीक है, बाय विच अ कोर्ट में सम्मन टू एनीबडी, ठीक है, ए कोर्ट में कॉल टू एनीबडी। आदेशिकाएं तो चाहिए। अब वे आदेशिकाएं कैसी हों यह भी कानून में बताना पड़ेगा। यही कानून की विशेषता है, यहां सब कुछ बताया जाएगा। सम्मन जारी करने की ताकत हमने आपको दे दी, तो सम्मन के प्रारूप और सम्मन के कंटेंट आप तय नहीं करोगे, क्योंकि आप तो कुछ भी तय कर दोगे। आप उसमें डेट ही नहीं लिखोगे, बस ये लिखोगे कि 10 बजे उपस्थित होना है आपको। अब कौन सी तारीख को, कौन से महीने की तारीख को, हमें कै बजे क्या करना है, कुछ तय तो हो। अच्छा, आपने सम्मन जारी किया, इसका क्या सबूत? लोग परेशान करने के लिए सम्मन जारी कर देंगे, ठीक है ना। तो कंटेंट्स ऑफ द सम्मन, कंटेंट्स ऑफ द ऑर्डर, कंटेंट्स ऑफ द वारंट तय करने पड़ेंगे। इससे सम्मन का प्रारूप, और सम्मन किसी को भी जारी होगा, अभियुक्त को भी, साक्षी को भी, सबको। तो सबको कौन कौन से सम्मन किस किस प्रारूप में जारी होंगे वो कहां दिया गया? सीआरपीसी यानी बीएनएसएस, इसके सेकंड शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल आप खोलेंगे तो मेरा ख्याल है प्रारूप संख्या पहली है, उसमें दिया है अभियुक्त व्यक्ति को सम्मन किस लैंग्वेज में कैसा होगा। देख लें प्रारूप संख्या, मेरा ख्याल है पहला ही होना चाहिए। हाँ, फॉर्म नंबर 1, ठीक है। नहीं, ये तो पुलिस द्वारा प्रकट होने के लिए नोटिस है। अभियुक्त व्यक्ति को सम्मन, प्रारूप संख्या 2 है, ठीक है। उसमें लिखा है कि अभियुक्त व्यक्ति को जो सम्मन जारी होगा, सेकंड शेड्यूल आप खोलेंगे, प्रारूप संख्या 2 दी गई है। उसमें लिखा हुआ है अभियुक्त व्यक्ति का नाम और पता, आरोपित अपराध संक्षेप में लिखिए, सारी चीजें, और इसी प्रारूप में सम्मन जारी होगा। वहां जो सम्मन जारी होता है वो इसी प्रारूप में होता है। हमने कहा ना, सब कुछ तय है कानून में। कानून में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी मर्जी पर छोड़ा गया। यानी सम्मन में क्या क्या होगा ये आप किससे तय करेंगे? धारा 63 और पूर्व सीआरपीसी में 61, पूर्व में 61। अब 63 और प्रारूप संख्या 2, इसे मिलाकर आप पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा कि सम्मन में क्या क्या होगा। आप 63 देखें, कहता न्यायालय द्वारा, अब सबसे पहले शब्द उसने न्यायालय उपयोग किया। उत्तर का न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक शब्द इस्तेमाल करने का एक विशेष उद्देश्य, हमने कहा ना, लेजिस्लेचर कुछ भी एक एक शब्द चुनकर रखती है। ऐसा नहीं होता कि भाषा का ये शब्द लेजिस्लेचर के ध्यान में आ गया इसलिए उसने उपयोग कर लिया, कुछ और ध्यान में आ जाता तो वो उपयोग कर लेती। नहीं, वो इसी शब्द का उपयोग करना चाहती थी, इसलिए उसने इस शब्द का प्रयोग किया है। निर्वचन के नियम इस प्रकार की धारणा कानूनों का निर्वचन करते समय रखने की अपेक्षा करते हैं। उसने कहा न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक सम्मन, इसका मतलब प्रत्येक शब्द जानबूझकर उपयोग हुआ। और यह उपयोग करने का कारण क्या है? क्योंकि सम्मन अभियुक्त को भी जारी होगा, सम्मन साक्षी को भी जारी होगा, सम्मन उस व्यक्ति को भी जारी होगा जिसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय आहूत कर रहा है। तो प्रत्येक सम्मन, ठीक है, चाहे किसी उद्देश्य से जारी किया गया, उद्देश्य कोई हो, इसलिए प्रत्येक शब्द लिखा है। हम आपको इसलिए इतने जोर देकर चीजों को समझाते हैं कि आपके मन में धारणा पैदा होनी चाहिए कि कानून हम बदल नहीं सकते।
कानून जो लिखा है हमें वही पढ़ना पड़ेगा, हमें वही याद करना पड़ेगा, हमें वही समझना होगा। आप अपने मन से जब चीजों को बताना शुरू करते हैं, इसी वजह से हमें चिढ़ आनी शुरू हो जाती है। आप अपने मन से कुछ नहीं बता सकते। आप तो बहुत, आप या हम तो छोटे लोग, स्वयं सुप्रीम कोर्ट अपने मन से कुछ नहीं बता सकता। वे अगर किसी प्रावधान का कोई विशेष अर्थ है लेंगे अनुच्छेद 142 की शक्ति के अंतर्गत, तो वो उसी मामले के संबंध में लागू होगा, वो देश का कानून नहीं बनेगा। अनुच्छेद 142 की ताकत सुप्रीम कोर्ट की कौन सी है और क्या कर सकते हैं वे उसमें, ये अब संविधान शुरू हो गया है। जैसे ही हम जुडिशरी पर पहुंचेंगे आपको बताएंगे। यहां जो प्रासंगिक है, जो मोटा मोटा है, वो ये समझ लीजिए कि अनुच्छेद 142 में वो जो कुछ डिसाइड करते हैं वो देश का कानून नहीं होता, वो उस विशेष मामले के न्याय निर्णयन के लिए उनके द्वारा निर्णित किया जाता है। और ठीक इसी तरह धारा 482 जो सीआरपीसी की पहले थी, जो बीएनएसएस में अब कुछ बदल गई होगी, उसके अंतर्गत उच्च न्यायालय जो डिसाइड करेगा वो भी उस विशेष मामले के लिए कानून होता है, अन्यथा पूर्व निर्णय के रूप में लागू नहीं होगा, यानी वो केस लॉ नहीं होता। कि खूब समझ लीजिए, हम सेक्शंस पर जोर इसीलिए देते हैं, आप में ये आदत विकसित होनी चाहिए कि आप कानून के शब्दों से खेल नहीं सकते। उसमें जो लिखा है, आपको उसी के मुताबिक उसका इंटरप्रिटेशन, उसका निर्वचन ये करना होगा। कहता है न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक सम्मन लिखित रूप में, यानी इन सबसे पहले लिखित रूप में होगा, मौखिक नहीं हो सकता, लिखित रूप में। लिखित रूप में क्या क्या लिखा होगा यह प्रारूप संख्या 2 बताएगा। जो लिखित रूप में सम्मन जारी होगा उसमें कंटेंट क्या होंगे, क्या क्या लिखा होगा, यह कहां से तय होगा, प्रारूप संख्या 2 से। ठीक है ना, लिखित रूप में होगा। यह कौन कह रहा, धारा 63। तो सम्मन इसे आपको जानना है तो आपको 63 प्लस प्रारूप संख्या 2 दोनों पढ़नी। कहता सम्मन लिखित रूप में और 2 प्रतियों में, यानी 1 प्रति में नहीं होगा, 2 प्रतियों में, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे, हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। ठीक है, लिखित में होगा, 2 प्रतियों में होगा, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर उस पर होगा, या उच्च न्यायालय ने अपने द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन अगर किसी प्राधिकारी को सशक्त किया है कि वो अपने हस्ताक्षर से सम्मन जारी कर सकता है, तो उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। या तो ऐसा होगा, और या ये नया आया है 1 जुलाई 2024, और ये स्पीडी ट्रायल को सुनिश्चित करने के लिए आया। हमने बार बार कहा कि अगर नदी पर जाने के लिए पुल बन गया और तुम नदी तैर कर पार कर रहे हो तो तुमसे मूर्ख कोई नहीं है। अगर कोई तकनीक आई है तो जीवन के सभी क्षेत्रों में उसका लाभ मिलना चाहिए। अरे सम्मन हम किस उद्देश्य से जारी कर रहे हैं, इसलिए कि व्यक्ति सूचित हो जाए और सूचना के अनुसरण में वो जल्द से जल्द न्यायालय में आ जाए और काम को करे जिस काम को करने के लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित की गई है। ठीक है, इसी के लिए सम्मन जारी कर रहे हैं। तो सम्मन अगर 1973 में जो उपलब्ध साधन थे उनके माध्यम से भेजा जाए तो 1973 से लेकर 2024 तक जो तकनीकी प्रगति हुई है
वो तकनीकी प्रगति कानून के क्षेत्र में व्यर्थ है, उसका कोई लाभ कानून के क्षेत्र को नहीं मिल रहा और अनावश्यक मामलों के निस्तारण में देर हो रही है। इसलिए बेहतर होगा कि हम कानून के क्षेत्र में भी उस तकनीकी प्रगति का लाभ लें जो तकनीकी प्रगति देश के अंदर हुई है। इसीलिए 1 जुलाई 2024 को अमेंड किया गया और ये नई चीज लाई गई। इसमें पहले ये 61 सेक्शन था, अब 63 हो गया है। ठीक है, क्या कहता है, किसी गूढ़ लिखित या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के किसी अन्य प्रारूप में होगा, यानी या तो ऊपर वाला तरीका या तो ऊपर वाला तरीका, ठीक है, और या फिर इन एनी इनक्रिप्टेड और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड शैल बियर द इमेज ऑफ द सील ऑफ द कोर्ट और डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, कहता है किसी गूढ़ लिखित या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के किसी अन्य प्रारूप में होगा और जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी या डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पर संबंध, ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पढ़कर आए तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का कोई भी साधन उपयोग में लाया जा सकता है। ईमेल से संबंध जा सकता है, व्हाट्सएप पे जा सकता है। ठीक है, कोई और गूढ़ लेखन का तरीका हो, जैसे क्या करते हैं आप, रेडियोग्राम ये भेजा जाता है तो रेडियोग्राम अजीब ढंग से भेजा जाता है, वो ऐसे लाइन बनी होती है, ऐसे बनी होती, और जब जो उसे पढ़ सकता है वो उसे पढ़ता है तो उसे पूरी भाषा समझ में आती है कि ये क्या लिखा है। तो तकनीकी प्रगति का फायदा क्रिमिनल ट्रायल में लिया जाए। वे व्यक्ति जिनकी उपस्थिति दंड न्यायालय अपने समक्ष किसी उद्देश्य से अपेक्षित कर रहा है, वे उपस्थिति हेतु शीघ्र अतिशीघ्र एज सून एज पॉसिबल सूचित किए जा सकें, इसके लिए ये सबसेक्शन 2 जोड़ दिया गया। और सम्मन आइदर इन, ठीक है, बाय द मोड विच हैज बीन, ठीक है, इनेक्टेड एट हियर बाय द लेजिस्लेचर अंडर सबसेक्शन 1, या तो इसके माध्यम से और या सबसेक्शन 2 में बताए गए तरीके से संबंधित व्यक्ति को भेज दिया जाएगा। ये सामान्य तरीका हुआ, ठीक है, सम्मन के कंटेंट को निर्धारित करने का। ठीक है, ऊपर तो सम्मन का कंटेंट उन्होंने यही तो बताया, ऊपर ये थोड़ा कहा उन्होंने ये भेज दिया जाएगा, ये तो हमने अपनी तरफ से लगा दिया। केवल उन्होंने सम्मन के कंटेंट बताए धारा 63 में कि सम्मन में क्या क्या होगा। ठीक है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में आप भेज रहे हो तो या तो गूढ़ लिखित होगा या, ठीक है, उसकी इमेज होगी और उस पर न्यायालय की सील होगी या डिजिटल सिग्नेचर होंगे। ये केवल धारा 63 कह रही है। अगली धारा ये कह रही है कि सम्मन की तामील कैसे की जाए। भाई अगली धारा ये कह रही है कि सम्मन की, ऊपर तो कंटेंट बताए, कंटेंट जो पीछे हमने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक या तकनीकी प्रगति का लाभ उठाया जाए अपेक्षित व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, उस सारी बात को आप धारा 64 के साथ कही गई समझ सकते हैं, क्योंकि धारा 63 में सिर्फ कंटेंट बताए हैं, सिर्फ इतना बताया है कि संबंध में क्या क्या होगा, तामील कैसे होगी, ये तो 64 में बताया। इसलिए वो बात 64 के साथ कही गई, आप मान लेंगे। ठीक है, धारा 64 क्या कहती, प्रत्येक संबंध की तामील, प्रत्येक मीनिंग देयर बाय, चाहे वो साक्षी की उपस्थिति के लिए या किसी की उपस्थिति के लिए, प्रत्येक संबंध की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, उस न्यायालय के जिसने वह संबंध जारी किया है, किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। यानी संबंध की तामील कराने के लिए सशक्त कौन कौन है। तामील एक शब्द है, तामील का मतलब है सर्विस, उस व्यक्ति को देना संबंध जिसके अगेंस्ट वो जारी हुआ है। तामील एक विशेष शब्द है, ये विधिक जगत में उपयोग किया जाता है
और ये उस वस्तु स्थिति, ये उस तथ्य स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें न्यायालय की आदेशिका की जानकारी दूसरे व्यक्ति को दी जाए। न्यायालय की आदेशिका की जानकारी दूसरे व्यक्ति को देना, ये आदेशिका की तामील ये बोली जाती है। न्यायालय ने जो आदेशिका जारी की, उस आदेशिका की जानकारी जब दूसरे व्यक्ति को दी जाती है, दूसरा व्यक्ति यानी जिसके संबंध में वो आदेशिका जारी की गई है, जब आदेशिका के तथ्यों की जानकारी उस व्यक्ति को देते हैं तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को आदेशिका की तामील कराया जाना यह कहा जाता है। तो कहता संबंध की तामील ये कौन करेगा? तो प्रत्येक संबंध या तो पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन, यानी यहां संबंध की तामील के संबंध में नियम बनाने की ताकत उच्च न्यायालय को नहीं दी है, राज्य सरकार को। अब फिर आपकी वो धारणा कि न्यायालय बड़ा हो सरकार छोटी, ठीक है, ये सब आपके मन से निकलनी चाहिए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, काम है और कामों को करने के लिए ताकतों का बंटवारा है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। यहां न्यायालय द्वारा उपस्थिति अपेक्षित की गई। नियम कौन बना रहा? राज्य सरकार, क्योंकि लोक सेवक द्वारा तामील होगी, ठीक है ना। लोक सेवक राज्य के ही सेवक, इसलिए राज्य सरकार नियम बनाए, ज्यादा बेहतर बात है। यद्यपि लोक सेवक की जो डेफिनेशन है उसमें न्यायालय का अधिकारी भी लोक सेवक माना जाएगा, क्योंकि लोक सेवक कौन ये भी डिफाइन है आईपीसी की धारा 21 से पहले। अब कुछ और हो गई होगी बीएनएस में, वो लोक सेवक को परिभाषित करती थी। लोक सेवक कौन? उनकी 12 श्रेणियां थी और हम लोग पढ़ के आए पीछे डेफिनेशन क्लास, उसमें कहा जो शब्द यहां परिभाषित नहीं है अगर बीएनएस में परिभाषित है तो उनके वे ही अर्थ लिए जाएंगे जो बीएनएस में है, यानी लोक सेवक डिफाइंड है। आप किसी को भी लोक सेवक नहीं समझ लेंगे। हमने कहा ना, आपकी जो इच्छा और आपकी जो जानकारी है न्यायालय में या कानून की दुनिया में, उसके उपयोग के लिए कोई जगह नहीं। आपकी कोई जो इच्छा, जानकारी और आपकी जो सोच है उसके लागू होने के लिए कानून में कोई जगह नहीं। कानून में हर चीज तय है। लोक सेवक कौन? बताया, ये है लोक सेवक। तो उन्होंने कहा कि संबंध की तामील या तो पुलिस अधिकारी द्वारा प्रत्येक संबंध की है, और या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन उस न्यायालय के जिसने वह संबंध जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा। लोक सेवक का मतलब वो 12 श्रेणियां, ठीक है, उनमें उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी के द्वारा ये संबंध की तामील की जाएगी। परंतु पुलिस थाना या रजिस्ट्रार न्यायालय में पता, ईमेल पता, फोन नंबर और ऐसे अन्य ब्यौरे जो राज्य सरकार नियम द्वारा उपबंध कर सकती है की प्रविष्टि के लिए एक रजिस्टर रखेगा। यानी प्रोवाइडेड दैट द पुलिस स्टेशन और द रजिस्टर इन द कोर्ट शैल मेंटेन ए रजिस्टर टू इंटर द एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर एंड सच अदर डिटेल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड। यानी ये नई चीज आई है। पुलिस थानों में, न्यायालयों में एक रजिस्टर रखा जाएगा। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनको न्यायालय उपस्थित होने के लिए अक्सर निर्देश देता रहता है। एक पुलिस ऑफिसर एक थाने में तैनात, तो एक ही अपराध का अन्वेषण थोड़ी करेगा। वो जब तक तैनात रहेगा अनेकों अपराधों का अन्वेषण करेगा, और वे अनेकों अपराध उस थाने पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा
विचारित किए जाएंगे। और मामला अगर सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण ही है तो जिले के किसी अन्य सत्र न्यायालय द्वारा विचारित किए जाएंगे। उन सब में उसकी आवश्यकता साक्षी के तौर पर पड़ेगी। तो एक बार उसका फोन नंबर, एक बार उसका ईमेल नंबर रजिस्टर में लिख गया, जब जरूरत है तो फोन नंबर पे ही तो व्हाट्सएप अकाउंट होगा, उससे तामील हो जाएगी। तो ये तकनीक का उपयोग ये किया जा सके, इसके लिए ये चीजें लाई गई। ठीक है। सबसेक्शन 2 कहता है यदि साध्य हो तो सम्मन किए गए व्यक्ति पर सम्मन की तामील उस सम्मन की 2 प्रतियों में से एक का परिधान या निविदान करके वैयक्तिक रूप से की जाएगी। यदि साध्य हो, यदि साध्य हो इसका अर्थ यह होता है आप एक बार गए, व्यक्ति नहीं मिला, आप कहें अब साध्य नहीं है कि वो मिलेगा, नहीं, ये गलत बात है। आपको कई बार जाना चाहिए। बोलने का ढंग होता है, बोलने का ढंग होता है। जैसे ईसा मसीह ने कहा कि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना। अच्छा, मान लो दूसरे पे भी जड़ दे तो फिर क्या आपको उसे उठाकर पटक देने की इजाजत मिल गई ईसा मसीह की ओर से? नहीं, नहीं मिली। बात को संदर्भ में समझा जाता है। ईसा मसीह जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी दशा में थप्पड़ मारने वाले पर क्रोध न करें, ये कहना चाहते हैं। तो अगर वो दूसरे मारते तो फिर उनका उत्तर यही होगा कि आप फिर से पुराना वाला गाल आगे कर दो। ये उनका उत्तर नहीं होगा कि अब तुम उसे उठा पटक दो, ये नहीं होगा। चीजों को संदर्भों में समझा जाता है। शाब्दिक अर्थान्वयन ये भी किया जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर शाब्दिक अर्थान्वयन नहीं किया जाता है। पर्पसिव कंस्ट्रक्शन ये किया जाता है, उद्देश्यात्मक अर्थान्वयन बातों का किया जाता है हमेशा। तो यहां क्या कहता है, यदि साध्य हो तो 2 प्रतियों में से एक प्रति व्यक्तिगत रूप से साक्षी को दी जाएगी। इसका मतलब विधायिका ये चाहती है कि जिस व्यक्ति की उपस्थिति चाही गई है उसी को सूचना मिले। तो यदि साध्य हो का मतलब यह नहीं हुआ कि एक बार गए और दरवाजा छू के लौट आए और फिर कह दिया वो साध्य ही नहीं है। ठीक है, कई बार जाइए, 2-3-4 बार जाइए और फिर भी नहीं मिलता, अब यह कहा जा सकता है कि यह साध्य नहीं है, कि व्यक्तिगत तामील की जाए। और व्यक्तिगत तामील अगर साध्य हो गया, 3-4 बार मिल गया, तो व्यक्तिगत तामील कैसे करेंगे यह भी लिखा है। 2 प्रतियों में से एक का परिधान या निविदान, 2 शब्द हैं, परिधान या निविदान। परिधान और निविदान, इनका अर्थ क्या होता है? आप किसी को कोई चीज दोगे तो देना आपके हाथ में है, लेना या न लेना उसकी मर्जी पर है। तो अगर वो लेता है आपके द्वारा दी गई चीज का, तो इस क्रिया को परिधान कहा जाएगा। और आपने दिया, उसने लिया नहीं, तो इस क्रिया को निविदान कहा जाएगा। दोनों ही दशाओं में, चाहे परिधान हो और चाहे निविदान, यह मान लिया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति पर संबंध की तामील हो गई है, दोनों ही दशाओं में। और संबंध की तामील हो गई और फिर नहीं आए तो सेक्शन 90 है, फिर उसी दशा के लिए सेक्शन 90 है। नाउ यू आर गोइंग टू डिसओबे द संबंध। ठीक है, और व्हेन यू विल डिसओबे द संबंध, देन यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, तब आप परिणामों का सामना करेंगे। और परिणाम फिर ये होगा वारंट। ठीक है, लेकिन वारंट जारी होगा, इसके लिए संबंध की तामील ये होनी चाहिए इन नॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन में वारंट सीधे भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली वारंट तब होगा व्हेन यू आर गोइंग टू डिसओबे द संबंध। इसके लिए तामील पहले हो। तो तामील का तरीका क्या होगा? यदि साध्य हो तो व्यक्तिगत रूप से, और कैसे? व्यक्तिगत रूप से निविदान या परिधान। ले लेते हैं तो बहुत अच्छा, परिधान।
नहीं लेते तो निविदान, ठीक है, निविदान या परिधान द्वारा की जाएगी। परंतु न्यायालय की मुद्रा लगा हुआ सम्मन ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा तामील किया जा सकेगा। ये क्लियरली अब आ गया, क्लियरली कह दिया, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा तामील किया जा सकेगा, यानी व्हाट्सएप, ईमेल सबसे किया जा सकेगा। ये क्लियर एकदम उन्होंने अब कह दिया। व्यक्तिगत रूप से आपका फोन नंबर है, भेज देंगे, रजिस्टर रखा ही है, ठीक है, न्यायालय में और वहां प्रत्येक व्यक्ति जिस पर सम्मन की ऐसे तामील की गई, कैसे, जैसे ऊपर बताई गई, वैयक्तिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। यदि अपेक्षा की जाती है, नहीं की जाती तो कोई बात नहीं, ठीक है, दो प्रतियों में होगा ना, एक प्रति आपको दे देगा, एक प्रति जो उसके पास होगी उसके पृष्ठभाग पे। मुखभाग कौन सा हुआ, जिस पर लिखा हुआ है, पृष्ठभाग उसके पीछे वाला, उस पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करके देगा यदि उसके द्वारा अपेक्षा की जाती है तो सम्मन की तामील का सामान्य ढंग यह हुआ। और सम्मन की तामील एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इसके बाद ही कोएरेसिव प्रोसेस शुरू हो जाएगा आपके विरुद्ध यदि आप सम्मन की तामील के बाद भी हाजिर नहीं होंगे। सम्मन की तामील का ये नॉर्मल ढंग है। इसके अलावा भी सम्मन के तामील के ढंग हैं जिनकी चर्चा कल करेंगे हम लोग, देखेंगे।